अपना जो हेडिंग है वो है बूंदी के चौहान। बूंदी के चौहान। तो देखिए बूंदी के चौहान, सबसे पहले है बूंदी में चौहान वंश है। तो यहां स्थापना जो हुई थी वो स्थापना कब होती है? 1241 में चौहान वंश की स्थापना होती है। दूसरा प्रश्न बनता है कि स्थापना किसने की? तो देवी सिंह। किसने की है? देवी सिंह ने चौहान वंश की स्थापना की। जरूर देवी सिंह ने किसी को हराया होगा, बूंदा मीणा हराया, बूंदा मीणा। अगर प्रश्न आ जाए बूंदी का नाम किसके नाम पर पड़ा है तो बूंदा मीणा का। बूंदी का नाम बूंदा मीणा के नाम पर रखा गया है। एक बूंदी का नाम रणकपुर प्रशस्ति में वृंदावती मिलता है। एक रणकपुर प्रशस्ति है, उस प्रशस्ति में जो नाम मिलता है वो मिलता है वृंदावती नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है? वृंदावती। अब यहां का एक प्रसिद्ध शासक हुआ है जिसका नाम है जेत्र सिंह। कौन हुआ? जेत्र सिंह। इस जेत्र सिंह ने कोटिया भील को हराया और कोटा को बूंदी में मिलाया। तो 1274 में कोटिया भील को हराया और कोटा को बूंदी में मिलाया। अब प्रश्न पूछा गया कि कोटिया भील का संबंध कहां से है? कोटा से। क्या कहोगे? कोटिया भील का संबंध तो कोटा से, या ऐसे भी तो कह सकते हैं कि कोटा का नाम किसके नाम पर पड़ा? कोटिया भील। तो कोटा का नाम पड़ा कोटिया भील के नाम पर। कोटिया भील के नाम पर। इस कोटिया भील के नाम पर कोटा का नाम कोटा पड़ा। अब जेतर सिंह एक महल बनाता है और गुलाब महल। कौन सा महल बनाता है? गुलाब महल बनाया इसने। क्या बनाया? गुलाब महल। और एक दुर्ग भी तो बनाता है। और कोटा का दुर्ग बोल दो या किला बोल दो, तो कोटा का दुर्ग जो है वो कौन बनाता है? जेतर सिंह। तो ये बात अपन ने किसकी की? जेतर सिंह। अगला शासक नरपाल। क्या नाम है? नरपाल। लेकिन इसी का अन्य नाम भी था, नापू जी भी है। इस नरपाल के समय एक आक्रमण होता है और वो आक्रमण करता है अलाउद्दीन, जिसको एके बोलता हूं मैं शॉर्टकट। एके ने आक्रमण किया। अब प्रश्न बनता है आक्रमण जो हुआ था वो कब हुआ था? 1304 में। और यहां पर नरपाल जी वीरगति को मतलब निधन हो गया, मृत्यु हो गई। वीरगति मतलब बहादुरी से युद्ध करता हुआ मारा गया। छोटी सी बात है, ज्यादा कोई लफड़ा नहीं है नरपाल में। कि एक तो अन्य नाम नापू जी, एक ने आक्रमण किया अलाउद्दीन ने, मतलब 1304 में किया, और नापू जी युद्ध करता हुआ मारा गया। चलो अगला राजा है बरसिंह। बरसिंह देखो ये भी छोटा सा है। बरसिंह एक दुर्ग बनाता है और बनाता है तारागढ़ दुर्ग। ये तारागढ़ दुर्ग कहां है? बूंदी में। एक तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। ठीक है। एक अन्य तारागढ़ दुर्ग कहां है? अन्य तारागढ़ अजमेर में। मतलब नाम सेम है, तारागढ़ अजमेर में। एक तारागढ़ बूंदी में, एक तारागढ़ अजमेर में। बूंदी वाले का नाम
तारागढ़ इसलिए पड़ा क्योंकि उसकी आकृति तारे नुमा है, जबकि अजमेर वाले का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पृथ्वीराज सिसोदिया की जो पत्नी थी तारा, उसके नाम पर नाम रखा गया था। पृथ्वीराज सिसोदिया ने उसका जीर्णोद्धार करवाया और नाम क्या रख दिया? तारागढ़ रख दिया। अच्छा, ये बूंदी वाला तारागढ़ जो कब बनाया गया? 1354। कब बनाया गया? 1354 में बनाया गया। चलो अब बात करते हैं हामू जी की। हामू जी को प्यार से क्या कहते हैं? हमीर कहते हैं जी। हामू जी या हमीर जी एक ही बात है। अब जब हामू जी शासक थे, उनके समय भी एक आक्रमण होता है, और आक्रमण मेवाड़ का शासक राणा लाखा करता है। मेवाड़ का शासक राणा लाखा आक्रमण करता है। लाखा हार गया तो लाखा ही प्रतिज्ञा करता है यहां। तो यहां प्रश्न है कि प्रतिज्ञा कौन करता है? यहां लाखा ही यहां प्रतिज्ञा करता है। अब प्रतिज्ञा करता है तो क्या करता है कि जब तक मैं बूंदी के तारागढ़ दुर्ग को मिट्टी में नहीं मिला देता तब तक अंजल ग्रहण नहीं करूंगा। तारागढ़ को मिट्टी में ना मिला दूं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ये बात कौन कह देता है? लाखा कह देता है। लेकिन ये जीत नहीं पाता, और जब तड़पने लगता है तो इसको सलाह दी जाती है क्यों न मिट्टी का तारागढ़ दुर्ग बनाकर के जीत लिया जाए। तो ये मिट्टी का तारागढ़ दुर्ग बनाकर क्या करता है? जीतता है। लाखा मिट्टी का तारागढ़ दुर्ग बनाकर जीतता है। अब जीतता है तो इस तारागढ़ की रक्षा कौन करता है? तो रक्षा करता है कुंभा हाड़ा, जो हाड़ा वंश का था। ये इसकी क्या करता है? रक्षा, और वीर गति को प्राप्त होता है। भाई इतनी विशाल सेना थी लाखा के पास, उसके सामने थोड़ी टिक पाता, इसलिए मर जाता है, वीर गति को प्राप्त होता है। चलो जी, फिर से याद करने का एक प्रयास किया जाए। तो बूंदी में चौहान वंश की स्थापना कब होती है? 1241। किसने की? किसको हराया? बूंदी का नाम किसके नाम पर? बूंदा मीना के नाम पर। रणकपुर प्रशस्ति में बूंदी का नाम क्या नाम मिलता है? जेत्र सिंह ने 1274 में कोटिया भील को हराया और कोटा को बूंदी में मिलाया। चलो मिला लिया जी। कोटिया भील का संबंध कहां से? कोटा का नाम किसके नाम पर? कोटिया भील के नाम पर। कौन सा महल बनाया? कौन सा दुर्ग बनाया? नरपाल का अन्य नाम। किसने आक्रमण किया? कब आक्रमण किया? तो नरपाल को युद्ध करते बरसिंह ने कौन सा दुर्ग बनाया? कहां है? कब बनाया? एक अन्य तारागढ़ कहां है? हामू जी के समय किसका आक्रमण होता है? प्रतिज्ञा जीतने के लिए कौन करता है? क्या प्रतिज्ञा करता है? तो लाखा ने क्या बना के जीता? तो उसकी रक्षा किसने की? चलो, तो बूंदी में चौहान वंश की स्थापना किसने की? किसको हराया? किसके नाम पर बूंदी का नाम? रणकपुर प्रशस्ति में 1274 में किसको जीता? कोटा को बूंदी मिलाया, कोटिया भील को हरा करके। अच्छा, कोटिया भील का संबंध कहां से? कोटा का नाम किसके नाम पर? महल बनाया, दुर्ग है। नरपाल का अन्य नाम। किसका आक्रमण? कब आक्रमण? कौन वीर गति को? बरसिंह ने कौन सा दुर्ग?
कहां बनाया, कब बनाया? तो अन्य तारागढ़ हामूजी के समय किसका आक्रमण, किसने प्रतिज्ञा की, क्या प्रतिज्ञा की? तो मिट्टी का तारागढ़ बनाकर के जीता। मतलब कैसा तारागढ़ बनाया राजा ने? मिट्टी का बनाया। तो किसने रक्षा की? कुंभहड़ा ने रक्षा। कौन सा राजा पढ़ना अपन को? नारायण दास। नारायण दास लिखा हुआ नहीं आएगा तो नारायण सिंह लिखा हुआ आ सकता है। तो देखो नारायण दास में क्या है, एक युद्ध में भाग लेता है और युद्ध का नाम है मालवा का युद्ध। युद्ध पर्सन मतलब युद्ध में भाग, ठीक है, ताकि याद करने में आसान रहे। तो भाग लेता है, कब होता है? 1527। साथ किसका देता है? राणा सांगा का साथ देता है। किसका साथ देता है? राणा सांगा। लेकिन युद्ध में विजय कौन होता है? बाबर। विजय होता है इस युद्ध में मुगल बादशाह बाबर, क्योंकि सामने लड़ने वाला कौन था? बाबर। तो यही नारायण दास। तो नारायण दास ने किस युद्ध में भाग लिया? मालवा के युद्ध। कब हुआ था? किसका साथ दिया? विजय कौन होता है? बाबर। अगला शासक है सुरजन सिंह। देखो सुरजन सिंह क्यों प्रसिद्ध है? तो अपनी दानशीलता के लिए। प्रश्न बनता है कि प्रसिद्ध क्यों है? तो दानशीलता के लिए, मतलब दान खूब करता था। दान भले करता हो लेकिन तलवे भी तो चाटता था। अधीनता स्वीकार की, अधीनता स्वीकार अकबर की। तो अधीनता स्वीकार इसने कब की? 1570 में नागौर दरबार, नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार करता है। अब अकबर इसको उपाधि देता है। अकबर उपाधि देता है और वो देता है राव, राजा की उपाधि दे देता है। और मनसबदारी भी देता है। मनसबदारी, मनसबदारी देता है 5000। मनसबदारी क्या होती है? तो देखो मनसबदारी का मतलब ये होता है कि 5000 सेना रखने का अधिकार दिया गया। किसको? सुरजन सिंह को। अच्छा, इसने किसको जीता? रणथंबोर दुर्ग को इसने जीत लिया, विजय प्राप्त की रणथंबोर पर। अब इसका एक दरबारी कवि भी तो था, दरबारी कवि। उस कवि का नाम तो चंद्रशेखर है। और चंद्रशेखर लिखता है 2 ग्रंथ। एक का नाम सुरजन चरित्र, सुरजन चरित्र, और एक ग्रंथ जो लिखता है हमीर हट। तो ये 2 ग्रंथ जो है किसके थे? सज्जन सिंह के, नहीं चंद्रशेखर के। सुरजन सिंह नहीं, चंद्रशेखर के। चलो तो यहां हाँ एक और है, इसको जागीरी कहां की मिली? तो जागीरी प्रदान किए थे बनारस की। किसको जागीरी? सुरजन सिंह को। अकबर ने दी थी। किसने दी है? अकबर ने। तो देखो ये क्यों प्रसिद्ध है? अपनी दानशीलता के लिए। अधीनता किसकी स्वीकार? कब स्वीकारी? कौन से दरबार में? अकबर ने कौन सी उपाधि दी? कितनी मनसबदारी? किसको जीता? दरबारी कवि। 2 ग्रंथ कौन से हैं? अकबर ने कहां की जागीरी दी? तो इसको बनारस की जागीरी दी। अगला राजा राव रतन सिंह। इस रतन सिंह को उपाधि दी थी मुगल बादशाह जहांगीर। तो उपाधि है 2, एक तो है राम राज
एक है सर बुंद राय, ये 2 उपाधियां दी। अब प्रश्न बनता है किसने दी? तो मुगल बादशाह जहांगीर ने ये उपाधियां प्रदान की। एक बार रतन सिंह ने किसी को बंदी भी तो बनाया था, और मुगल बादशाह जहांगीर का बेटा शाहजहां मतलब जहांगीर के बेटे शाहजहां को बंदी बनाता है। बंदी कहां बनाता है? बुरहानपुर में बंदी बनाता है, बाद में छोड़ देता है। अब शाहजहां भी तो कुछ करेगा ना। शाहजहां ने 1631 में कोटा को बूंदी से अलग किया। कोटा को बूंदी से अलग किया और रतन सिंह के पुत्र माधो सिंह को शासक बनाया। रतन सिंह के पुत्र माधो सिंह को शासक बनाया इसने। माधो सिंह को शासक बना दिया। हाँ, कोटा का ही तो कोटा अलग हो रहा, तो कोटा क्या बनाएगा? तो मतलब बूंदी में तो रतन सिंह रह गया और कोटा में कौन आ गया? माधो सिंह। तो कोटा का प्रथम शासक माधो सिंह। कोटा का प्रथम शासक तो क्या कहोगे? कौन से सिंह? माधो सिंह। तो ये बात की अपन ने किसकी? रतन सिंह की बात। अगला है छत्रशाल या शत्रुशाल। तो इसने एक महल बनाया, रंग महल। अब रंग महल बनाया तो कहां बनाया? तो ये इसने बूंदी में बनाया। क्या बनाया? रंग महल। क्या कहीं भाग लिया इसने? भाग लिया सामूगढ़ युद्ध में। सामूगढ़ युद्ध। अब प्रश्न बनता है ये युद्ध कब हुआ? तो 1658। फिर साथ किसका दिया? दारा सिंह, मुगल बादशाह दारा सिंह का। लेकिन इस युद्ध में विजय होता है औरंगजेब। मुगल बादशाह औरंगजेब यहां पर क्या होता है? विजय होता है, और ये वहां पर वीरगति को बहादुरी के साथ लड़ता हुआ मर जाता है। तो वीरगति को क्या होता है? प्राप्त होता है। तो यहां शत्रुशाल ने कौन सा महल बनाया? रंग महल बनाया। कहां बनाया? भाग लिया। कब हुआ है? किसका साथ दिया? और विजय हुआ। औरंगजेब विजय होता है। ये लो जी, छोटी सी बात थी। अगला देखो। अगला है अनिरुद्ध सिंह। अनिरुद्ध सिंह देखो, इस अनिरुद्ध सिंह के थी एक रानी नाथावती। नाथावती इसकी रानी थी। इस नाथी का बाड़ा नहीं, रानी नाथावती है। तो इसने बनाई एक बावड़ी। क्या बनाई? बावड़ी। और वो थी रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी। अब प्रश्न बनता है ये बावड़ी कहां है? तो बूंदी में। कहां है? बूंदी में। और इसे सभी बावड़ियों का सिरमौर है। सभी बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं। सिरमौर कहते हैं। और अनिरुद्ध सिंह एक छतरी भी तो बनाता है, 84 खंभों की छतरी। कहां है? तो ये भी इस प्रकार ये कौन सा था आपका? अनिरुद्ध सिंह। यहीं तक देखा। चलो, तो अनिरुद्ध सिंह की रानी कौन? क्या बनवाया? क्या नाम है? कहां बनाई? सभी बावड़ियों का छतरी बनाई। किधर है? तो चलो यहां से देखते हैं। नारायणदास ने किस युद्ध में भाग लिया? खानवा का युद्ध कब हुआ?
किसका साथ दिया? विजय कौन हुआ? तो प्रसिद्ध युद्ध है तो युद्ध नहीं है, प्रसिद्ध क्यों है? दानशीलता के लिए। अधीनता स्वीकार की कब? कौन के दरबार में? अधीनता वो अकबर ने उपाधि दी राव राजा, और मनसबदारी दी किसको? जीता। दरबारी कवि कौन? क्या लिखा? और जागीरी दी रतन सिंह की 2 उपाधियां किसने दी? बंदी बनाया। कहां बनाया? शाहजहां ने कोटा को बूंदी से कब अलग किया? और किसको शासक बनाया? जो कोटा का। शत्रुसाल ने कौन सा महल? कहां? किस युद्ध में भाग लिया? कब हुआ? साथ दिया। विजय हुआ। और 17 साल तो अंजलि सिंह की रानी क्या बनवाया? कौन सी बावड़ी? कहां बनाई? सभी बावड़ियों का। कितने कमों की छतरी? किधर है? चलो तो एक प्रयास और कर लिया जाए। नारायण दास ने किस युद्ध में भाग लिया? कब हुआ? साथ दिया। विजय। सुरजन सिंह के उपस्थित तो किसके अधीनता स्वीकार? कब स्वीकार? कौन से दरबार में? उपाधि अकबर ने दी। जागीरी मनसबदारी दी। जीता किसको? रणथंभौर को जीता। दरबारी कवि क्या लिखा? कहां की जागीरी दी अकबर ने इसको? बनारस की दी। तो राव रतन सिंह को कौन सी उपाधियां हैं? किसने दी? बंदी बनाया। किधर बनाया? और शाहजहां ने कोटा को बूंदी से अलग किया। और शासक किसको बनाया? तो कोटा का पहला शासक कौन है? माधो सिंह। शत्रुसाल ने कौन सा महल? किधर है? किस युद्ध में भाग लिया? कब हुआ था? साथ दिया। विजय हुआ। और 17 साल तो अंजलि सिंह की रानी बावड़ी कहां? सभी बावड़ियों का। कितने कमों की छतरी? इधर बूंदी। बुद्धि सिंह है, और बुद्धि सिंह के जो पत्नी है एक, उसका नाम आनंद कंवरी या अमर कंवरी है। इसके पुत्र है उमेद सिंह, जो बुद्धि सिंह का बड़ा बेटा भी है। बड़ा बेटा भी है। इसका भाई कौन था? सवाई जयसिंह था। सवाई जयसिंह क्या है? इसका भाई। ठीक है, मतलब बुद्धि सिंह को सासरो है। अब बुद्धि सिंह के एक अन्य पत्नी थी। अन्य पत्नी बी के एक बेटो पैदा हुयो। बेटा वो छोटा था, और बेटे का नाम था दलेल सिंह। क्या नाम था? दलेल सिंह। ठीक से तो समझिए, ये उमेर सिंह भी किसका बेटा है? और दलेल सिंह भी किसका बेटा है? आखिर माई तो अलग अलग है, बाप तो सेम से। चलो अब देखो, सवाई जयसिंह की बहन को ब्याह कौन सो हो? बहन का विवाह बुद्धि सिंह से हुआ। इस जयसिंह के भी एक बेटी पैदा हुई, और उस बेटी की शादी कर दी। ये रिश्ता क्या कहलाता है? समझ में नहीं आया है? भाई देखो, बहन की शादी तो कर रहा है बुद्धि सिंह से, और बेटी की शादी कर रहा है बुद्धि सिंह के ही। तो बिया तो बुआ भतीजी होगी, और बिया कहीं होगी? सासू होगी। सासू तो ही है, बडेर सासू, लेकिन वो मोटार एक ही है।
मतलब यहाँ ये रिश्ता क्या कहलाता है पता ही नहीं है क्या कहलाता है। कितना टेढ़ा काम हो रहा है यार, बड़ा अजीब सा हो गया है ना। अब बात आई उत्तराधिकारी बनाने की, राजा बनाने की, तो अब राजा किसको बनाए? तो भाई बड़ा बेटा है उमेर सिंह राजा तो यही बनेगा। लेकिन सवाई जय सिंह ने साथ दिया अपने दामाद का। साथ किसका दे रहा है? अपने दामाद का, दलेल सिंह का। अब बताओ दलेल सिंह को राजा बनाना चाहता है और तो ये बताओ उमेर सिंह क्या लगता है इसका? भांजा। और वो क्या लगता है? दामाद। हाँ पावना जी। अब अपने हिंदू उत्तराधिकारी के अधिनियम के अकॉर्डिंग राजा तो कौन बनना चाहिए? लेकिन ये उत्तराधिकारी में हस्तक्षेप करता है, दलेर सिंह को राजा घोषित करवा देता है। तो बताओ अमर कंवरी को कितनी खुशी होगी? दुख होगा। मरगो मारो भाई, यान को भाई मन कौन चाहे मरगो कहते जेशो मरगो, जेशो कौन? जेशी। गुस्सा हो गई, मर गया बोला, मारो कोई भाई को नहीं बोले। अगर ये लुगाई गुस्सा हो जाए कि मारा भाई मर गया तो कोई दूसरा ने बनाओ ली, धर्म का भाई तो बनाओ ली ना। तो ये अमर कंवरी बनाती है धर्म भाई। एक नहीं दो बनाओ जो राणो जी और होलकर अन्य भाई बना के कि भाई आओ थे थाका बाण जाने राजा बनाओ थे, आओ और कुन्न राजा बनाओ थाका बाण जान बनाओ बोलो। ई कारण सु राजस्थान में मराठा आते, राजस्थान में मराठाओं को बुलाती अमर कंवरी। तो सबसे पहले मराठों का प्रवेश भी बूंदी में होता है। मराठों का प्रवेश कहां होता है? बूंदी में होता है। यहां तक कहानी समझ में आ गई? अब वापस वहीं चलो, चर्चा कर लेते हैं। एक राजा है बुद्धि सिंह। बुद्धि सिंह। अब बुद्धि सिंह में बुद्धि तो है ही, इसका मतलब जरूर कुछ तो लिखा होगा। तो एक ग्रंथ लिखा, नेह तरंग लिखा। अब बुद्धि सिंह में बुद्धि थी इसलिए एक युद्ध में भी भाग लेता है। एक युद्ध में भाग लेता है, युद्ध का नाम है जयजाऊ का युद्ध। जयजाऊ का युद्ध। जयजाऊ का युद्ध जो है कब लड़ा गया? तो 1760 में लड़ा गया। इसने साथ दिया था बहादुर शाह का। बहादुर शाह प्रथम ने इसका साथ दिया, इसलिए बहादुर शाह ने इसको क्या दी? उपाधि दी और महाराव राणा की उपाधि दे डाली। ठीक है जी। अब एक मुगल बादशाह है, मुगल बादशाह, वो था फर्रुखसियर। फर्रुखसियर जो फर्रुखसियर है, मुगल बादशाह फर्रुखसियर, उसने बुद्धि सिंह को जयपुर भेजने के लिए कहा। बुद्धि सिंह को जयपुर भेजना चाहा। तो जयपुर के राजा कौन थे? तो जयपुर का राजा सवाई जयसिंह था। सवाई जयसिंह। तो सवाई जयसिंह इसका लगता था साला। बुद्धि सिंह का क्या लगता था? साला। साला लगता था, इसलिए बुद्धि सिंह ने क्या कर दिया? मना कर दिया। मना किया तो फर्रुखसियर नाराज हो गया और बूंदी का नाम क्या रखा? बूंदी का नाम फर्रुखाबाद, खुद के नाम से फर्रुखाबाद नाम रख दिया। बाद में जैसे तैसे वापस प्राप्त कर लिया। अब बुद्धि सिंह की एक रानी है, बुद्धि सिंह की रानी, उसका नाम है अमर कंवरी। अमर कंवरी को अपन क्या कहते हैं? आनंद कंवरी भी कहते हैं। इसके एक पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम था उमेर सिंह।
जो कि अपने बुद्धि सिंह का बड़ा पुत्र था। क्या था? बड़ा पुत्र था। और हिंदू उत्तराधिकारी के अकॉर्डिंग ये क्या बनना चाहिए था? राजा। लेकिन सवाई जय सिंह ने अपने दामाद जो कि बुद्धि सिंह का ही एक बेटा था दूसरी रानी से, जिसका नाम था दलेल सिंह, तो जय सिंह ने किसको उत्तराधिकारी घोषित करवा दिया? जय सिंह ने बूंदी के उत्तराधिकारी युद्ध में अपने दामाद दलेल सिंह का साथ दिया। इसलिए अमर कंवरी ने भाई किसको बनाया? क्योंकि जय सिंह जो है वो अमर कंवरी आनंद कंवरी के भाई थे, तो इन्होंने जो भाई बनाया धर्म भाई किसने? अमर कंवरी ने राणोजी और होलकर, ये दोनों मराठा सरदार है। कौन है? मराठा सरदार थे। इनको धर्म भाई बनाती है और राखी बांधती है। लेकिन राखी वाला सबसे ज्यादा आज तक जो प्रश्न पूछा गया है वो कर्मावती का पूछा गया है, तो नोट करके एक ध्यान में रखिएगा। रानी कर्मावती ने राखी भेजी, तो वो भेजी थी मुगल बादशाह हुमायूं को भेजी थी, ये याद रखना, ठीक है। अब बूंदी के उत्तराधिकार में जब सवाई जय सिंह ने हस्तक्षेप किया, इस कारण क्या हुआ कि राजस्थान में मराठों का प्रवेश होता है। सबसे पहले बूंदी, मराठों का राजस्थान में प्रवेश, तो सबसे पहले प्रवेश बूंदी में। यह प्रवेश नहीं लिखेगा तो कहेगा आक्रमण पहला कहां होता है, तो भी आप क्या कहोगे? बूंदी में पहला आक्रमण होता है। कहां होता है? बूंदी। चलो, कभी मराठों का आक्रमण नहीं तो जैसलमेर और बीकानेर, कभी मराठों का आक्रमण नहीं तो ध्यान रखना जैसलमेर और बीकानेर में कभी कोई आक्रमण नहीं हुआ। प्रश्न बनता है कि राजस्थान में मराठों को बुलाया किसने? अमर कंवरी या आनंद कंवरी ने मराठों को बुलाया तो कहना या तो अमर कंवरी कह देना, नहीं तो आनंद कंवरी कह देना, इसने इनको बुलाया। अब प्रश्न बनता है कि बुलाने का कारण कौन बना? तो जयपुर का शासक सवाई जय सिंह। मराठों को बुलाने का कारण तो सवाई जय सिंह बना। अगर सवाई जय सिंह बूंदी के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता तो राजस्थान में मराठा नहीं आते। अब देखो, इन मराठों को भगाने के लिए एक सम्मेलन भी बुलाया गया था, हुरडा सम्मेलन। अगर पूछे कि मराठों को भगाने के लिए कौन सा सम्मेलन? हुरडा सम्मेलन बुलाया गया था। हुरडा सम्मेलन जो है शाहपुरा में पड़ता आजकल, पहले कहां था? ये बेलवाड़ा में था, लेकिन आजकल शाहपुरा नया जिला घोषित है। हुरडा सम्मेलन कब बुलाया गया? तो 17 जुलाई 1734 में बुलाया गया था। कब बुलाया गया था? 17 जुलाई 1734 में बुलाया गया था। अब प्रश्न बढ़ता है कि हुरडा सम्मेलन किसने बुलाया? तो जयपुर के शासक सवाई जय सिंह। तो बुलाया था सवाई जय सिंह ने, क्योंकि देखो राजस्थान में मराठों का प्रवेश का कारण भी तो यही बना था। अगर ये अपने भांजे का साथ देता, अपनी बहन को धोखा नहीं देता, तो मराठा नहीं आते। इसने कहा अच्छा मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो ठीक है जी, मैं इनको भगाने का प्रयास करता हूं। तो इसने सम्मेलन बुलाया। हुरडा सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया तो संग्राम सिंह द्वितीय। लेकिन हुरडा सम्मेलन होने से पहले इसकी क्या हो गई? मृत्यु। इसलिए हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता इसके बेटे ने की, अध्यक्षता की।
तो ध्यान रखना, जगत सिंह सेकंड इसका बेटा था, उसने इस हुड्डा सम्मेलन की क्या की थी? तो ये मैंने हुड्डा सम्मेलन की भी पूरी बात आपको बता दी। चलो कहानी लंबी होगी तो क्यों नहीं दोबारा प्रयास किया जाए, वरना भूल गए होंगे इतनी देर में। तो ग्रंथ कौन सा लिखा? नेत्रंग लिखा। कौन से युद्ध में भाग लेता है? कब होता है? किसका साथ देता? इसमें बहादुर शाह कौन सी उपाधि देता? एक मुगल बादशाह था। बुद्धि सिंह को कहां भेजता है? जयपुर का राजा कौन था? लेकिन इसने क्या कर दिया? मना कर दिया आक्रमण करने के लिए। तो बूंदी का नाम पकड़ के क्या रख दिया? बुद्धि सिंह की एक रानी थी, इसका पुत्र कौन? उमेश सिंह। बूंदी के उत्तराधिकार में जय सिंह ने किसका साथ दिया? अपने दामाद दलेर सिंह का। इसलिए अमरकवरी नाराज होकर धर्मभाई किसको बनाती है और उनकी राखी बांधती है। वैसे रानी कर्मावती ने राखी किसको भेजी? हुमायूं को भेजी थी। मराठों का प्रवेश राजस्थान में कहां हुआ? कहां कभी कोई आक्रमण नहीं हुआ? राजस्थान में मराठों को किसने बुलाया? बुलाने का कारण कौन बना? हुड्डा सम्मेलन कहां हुआ? कब बुलाया गया था? किसने बुलाया? हुड्डा सम्मेलन का अध्यक्ष कौन चुना गया? लेकिन हुड्डा सम्मेलन का अध्यक्ष था क्योंकि संग्राम सिंह समय से पहले ही मर गया। जुलाई में सम्मेलन हुआ और जनवरी में ये मर गया था, इस वजह से। ठीक है, चलो फिर प्रयास करें। तो आपने देखा ग्रंथ कौन सा लिखा? किस युद्ध में भाग लिया? कब हुआ? किसका साथ दिया? बहादुर शाह उपाधि दी। एक मुगल बादशाह बुद्धि सिंह को कहां भेजा? गया क्या? क्योंकि जयपुर का राजा कौन? जो रिश्ते में क्या रखता था, इसलिए मना कर दिया। इसलिए बूंदी का नाम क्या रखा बाद में? बुद्धि सिंह की एक लुगाई थी, उससे कौन पैदा हुआ? जय सिंह ने बूंदी के उत्तराधिकार में किसका साथ दिया? इसलिए अमरकवरी ने किसको भाई बनाया? चलो, तो कर्मावती ने राखी किसको भेजी? राजस्थान मराठों का प्रवेश, कभी मराठों का आक्रमण नहीं हुआ। मराठों को बुलाया, बुलाने का कारण कौन बना? हुड्डा सम्मेलन कहां हुआ? कब बुलाया गया? किसने बुलाया? हुड्डा सम्मेलन का अध्यक्ष, अध्यक्षता की। चलो, तो इतनी बातें जो हैं वो बुद्धि सिंह की है। चलो पूजा यादव बताओ। जयपुर का राजा सवाई जय सिंह था और बुद्धि सिंह ने मना कर दिया। बूंदी का नाम फर्रुखाबाद और बुद्धि सिंह की रानी थी अमरकवरिया आनंद कौरी का पुत्र था उमेश सिंह। जय सिंह बूंदी के उत्तराधिकारी में अपने दामाद दलेर सिंह का साथ दिया और धर्मभाई बोलकर और राणा रानी कर्मावती ने रचित हुमायूं और मराठों का राजस्थान में प्रवेश बूंदी में कर दिया। करेंगे और मराठों को बुलाया। अमरकवरी में मराठों को बुलाने का कारण सवाई जय सिंह था और राष्ट्र में लगी छापरा की लोहाड़ा में 17 जुलाई 1724 में बुलाया सवाई जय सिंह चुना गया था संग्राम सिंह को और सिंह को। तो सुबह से बेटी बेटी क्या खा रही है? मिराज खाती है क्या? है फिर तानसेन ऐसा नहीं चलेगा, अकेली नहीं खा सकती, या तो हम सबको दे। हाँ अब मैं तुम्हारे यहाँ ना काजू बादाम बैठे बैठे खाऊं खड़ा खड़ा तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना, दिल चाहे रहा नहीं जाए। हाँ पेट में दर्द हो जाए। इसकी नजर भी तो लगती है। अपने इंडिया में क्या है,
चाहे छोरो खियान को है की को काड़ो कट जाए भला वो खुद ही काड़ो लेकिन बिके भी लागे ठीक है देख जो आपने टेम्पू टाम्पू को ना टेम्पू के थे देख जो 1 लीटर टाके लागे से यार अभी टेम्पू के सलाह नजर लगाओ कोने अगर लगाओ तो ओडी फोडी के राम को लगा देता आपा है टेम्पू पे लागे नजर हाँ ये सोच का डिपेंड है। और जैसे एक बार एक छोटी सी किस्सा है कहानी है कि एक बार एक रास्ते के पास गरीब आदमी था अगर झोपड़ी थी उसकी बैठा बैठा मिर्ची रोटी खा रहा था तो रोटी खा रहा था तो उसने मतलब रोटी थी और थाली में कुछ नहीं था ऐसे रोटी तोड़े ऐसे लगाए और चिपचाए तो उधर से वो आदमी गुजर रहा था उसने देख लिया कि यार भाई तू रोटी तोड़ रहा है ऐसे लगा रहा है थाली में कुछ है ही नहीं तू लगा क्या रहा है बोला मैं ऐसे सोचता हूं कि माना कि इसमें मिर्ची है और मैं लगा लगा के खा रहा हूं तो सारे जब सोचने की जरूरत है तो काय को मिर्ची सोच रहा है तो माना कि इसमें सब्जी है सलाद है ऐसे भी सोच सकता है। ध्यान रखना सोच का प्रभाव पड़ता है। आप यदि ये सोचते हो कि मुझे जयपुर जाना है अगर ये सोच के घर से निकलोगे तो जयपुर नहीं तो कम से कम चौमू जरूर पहुंचाओगे और सोच के ये जाओगे कि गांव के मोड़ पर जाना है तो गांव के मोड़ तक भी नहीं पहुंचो। इसलिए हमेशा सोच क्या रखनी चाहिए बड़ी। भगवान के पास कोई लैंग्वेज के वो नहीं लग रहे कि अनुवाद करने वाले लग रहे हैं। अपन को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए कभी नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। भगवान अपन जो भी मांगते हैं तो भगवान ने एकांशिका तथास्तु इसके अलावा भगवान कुछ नहीं जानता। आप कहीं उनसे पूछ के देखो क्या हाल है बोला कट रही है तो भगवान कहता है तथास्तु कटती रहती कई बार देखना कहीं से पूछना क्या हाल है बोला टेम पास हो रही है भगवान कहता है होती रहे तेरी टेम ही पास होती रहे। मैं कई वो आदमी बुरे लगते हैं मैं कई बार पूछता हूँ क्या हाल है बोला टेम पास हो रही है मैं तू बैठ जा 2 घंटा तारी टेम पास नहीं हो जैसे वरना क्यों करें टेम पास हो जाए। हमेशा लैंग्वेज रखनी चाहिए बहुत शानदार है बहुत बढ़िया हाल है बहुत मस्त है तो उधर से भगवान कह देता तथास्तु मस्त रहे आराम से। भगवान ऐसे थोड़ी है भगवान को लैंग्वेज है क्या किसी को उर्दू आती है किसी को संस्कृत आती है किसी को तमिल आती है किसी को राजस्थानी आती है किसी को अंग्रेजी आती है और तो भगवान के पास वो लगे अलग अलग यंत्र लगे हैं कि कौन बोल रहा है। इसलिए तो अपन कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती जी ऊपर बैठती है इसलिए हमेशा सही बोलना चाहिए कि मैं बहुत मस्त हूं बहुत अच्छी तैयारी चल रही है बहुत अच्छी मेहनत कर रहा हूं बहुत बढ़िया है तो हमेशा सोच कैसी रखनी चाहिए पॉजिटिव। और एक कभी भी बहानाबाजी नहीं करनी चाहिए। जैसे होता है ना कि काल तुम्हारो काम हो जो नहीं तो मैं पढ़ लेता मतलब जो परिस्थितियां हैं आपके सामने वो परिस्थितियां वैसी रहेगी जैसी है उनमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। कई बार स्टूडेंट जैसे ये कह रही थी कि सर मैं खूब पढ़ लूं लेकिन मुझे घर का काम करना पड़ता है। बात सही है वो करना पड़ेगा मां बाप की सहायता करनी पड़ेगी। परिस्थितियां ऐसी है कि उन्हीं परिस्थितियों में अपन को पढ़ना पड़ेगा लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है समय का मैनेजमेंट करना। अगर आपने जीवन में समय का मैनेजमेंट करना सीख लिया ना तो आपको सब कुछ आता है। तो एक दिन मेरी तरह एक छोटा सा आदमी था उसने भगवान और छोटा सा था भगवान पर आरोप लगाया कि हे भगवान तूने क्या अन्याय किया है इतना छोटा बनाया। कई बार मेरे को मैप भी टांगना पड़ता है तो बुलाना पड़ता है? तो भगवान ने कहा कि हाँ मैंने अन्याय किया है मैंने किसी को काला बनाया किसी को गोरा बनाया किसी को पतला बनाया किसी को मोटा बनाया। एक वो गेंडा बना देता है एकदम। मैंने अन्याय किया है लेकिन एक चीज में मैंने कभी अन्याय नहीं किया है। बोला वो किस चीज में? बोला सबको चाहे रोडपति हो चाहे करोड़पति हो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे एक भिखारी हो चाहे राष्ट्रपति हो कोई भी हो सबको मैंने दिए हैं 24 घंटे। हर एक तुझ में दम है तो इन 24 घंटों का यूज कर और तू एक दिन ऐसा बन जाए कह रहा है मैप नहीं लगा सकता। अरे 5 आदमी आएंगे तेरे को उठा के ऊंचा कर देंगे और मैप लगवा देंगे। योग्य बन मतलब यह है कि आप योग्य बन सकते हो अगर 24 घंटे का मैनेजमेंट आपने सीख लिया तो। सही उपयोग अगर 24 घंटे का करना सीख लिया तो समझ लेना कि आप जीवन में सफल हो।
जैसे मानो घर पर काम करना पड़ता है, रोटी भी बनानी पड़ेगी, झाड़ू भी लगाना पड़ेगा। वैसे सबसे ज्यादा बहानेबाजी कौन करती है? लड़कियां। देखो एक काम को दो बताएगी, सर हम सुबह उठते बारी झाड़ी निकालते हैं। अरे बारी निकाली, झाड़ी किसने निकाली? अच्छा, फिर मैं पूछता हूं और क्या किया? बोला सर हम गोबर पोटा घेरते हैं। अरे गोबर घेरा, पोटा किसने घेरा? सर हम दूध धार निकालते हैं। दूध निकाला, धार किसने निकाला? सर हम बारी वारी लगाते हैं। बारी लगाई, वारी किसने लगाई? फिर कहती है सर हम रोटी चूक बनाती हैं, हम पानी पात भरती हैं। तो पानी भर के दो काम बताना इनके उसमें। आप सुबह उठते हो, सुबह उठते ही मानो माता पिता के लिए चाय बनानी पड़ेगी, तो आप सुबह उठ करके जब जाते हो ना, वहां जहां आपका स्टडी रूम है, छोटी छोटी पर्चियां बना के रखो। तो जाते समय एक पर्ची को ले गए, देख लिया कि नेत्रंग बुद्धि सिंह ने लिखा था, और आराम से उस पर्ची को 2 बार निकाल के देख लो, बाकी वापस जेब में डाल लो। नेत्रंग जिंदगी में नहीं बोलोगे, क्योंकि आप जिसे मानो चाय बना रहे थे तब तक दिमाग में एक लाएंगे नेत्रंग बुद्धि सिंह ने लिखी है। या आप भैंस को पानी पिला रहे हो, एक बड़ी सी पर्ची बना लो, भैंस के नहीं चिपकानी गई, भैंस का चिपका दो। वो सारे भैंस देखी ये काले काले पर गोरा गोरा क्या है, ऐसे देखने लगेगी। अब आप एक पर्ची रखिए, उस पर्ची में वो चीजें लिखिए जो आपको याद नहीं हो रही है, वो चीजें लिखो जो याद नहीं है, और उनको उस समय आप देख लो। अगर उस समय आप देखते हो तो वो चीजें ज्यादा याद होती है, क्योंकि एक ही प्रश्न को आप 5 मिनट तक दिमाग में रखोगे कि सुरजन चरित्र ग्रंथ जो है चंद्रशेखर ने लिखा, तो वो देख लिया तो कई देर आपके दिमाग में रहेगा। या आप खाना बनाना पड़ता है, आप रोटी बना रहे हो ना, उसी समय रोटी बनाते रहो, किताब कॉपी रख लो और उसमें आराम से बेलो कि रंग महल बूंदी में, रंग महल बूंदी में, रंग महल बूंदी में, रंग महल 17 साल में बनाया था। साला जिंदगी में नहीं बोले ऐसे प्रश्नों को। और फिर उस पर डालो, तवे पर डालो, आराम से घुमाओ। या आप सुबह देखो, एक नियम होता है, नियम क्या होता है कि अपन को जो प्रश्न याद करने होते हैं ना, ज्यादा याद नहीं करने होते। अगर आप डेली चाहो ना तो दैनिक क्रिया करते समय डेली 50 प्रश्न याद कर सकते हो। कैसे? मानो कोलगेट कर रहे हो, कोलगेट में 2-3 मिनट लगती है, 2 प्रश्न आसानी से याद हो सकते हैं, 2-3 प्रश्न आसानी से। हाड़ौती में चौहान वंश की स्थापना देवी सिंह ने की थी। हाड़ौती में चौहान वंश की स्थापना देवी सिंह ने की थी 1241 में हुई है, 1241। तो ऐसा करोगे तो बहुत अच्छी तरह याद होगा, ना कभी देवी सिंह बोलोगे ना कभी 1241 बोलोगे। ऐसे छोटे छोटे समय आप नहा रहे हो, उस समय के देवी सिंह का संबंध जो है हाड़ौती से, बूंदी से, दोनों से था। तो मतलब उन प्रश्नों को बार बार दिमाग में घुमाते रहिए। ये केवल आप 6 महीने कर लीजिए। एक दिन के डेली अगर 50% कब याद कर रहे हो? उस समय याद कर रहे हो जब दुनिया उस समय को खराब कर रही है। आप कोचिंग आते समय, जैसे कोई 15 किलोमीटर से आता है, कोई 10 किलोमीटर से आता है, कोई कहां से आता है, मानो कोई चीतवाड़ी से आ रहा है, चीतवाड़ी से आ रहा है तो जरूर उसको आधा घंटा कोचिंग पहुंचने में लगेगा। अब गाड़ी में बैठे बैठे खाना एठिन देखे, इससे बढ़िया है कि मोबाइल है तो मोबाइल में या एक कॉपी में अंगुली लेके रखो, बीच में खोल के देख लो, अच्छा ये बात थी, साइंस वाले सर ने फॉर्मूला लिखाया था, मैथ वाले ने लिखाया था। दिमाग को घुमाते रहिए। आप 50 नहीं बल्कि डेली के 100%। आप 10 आते समय गाड़ी में याद कर रहे हो, 10 आते समय 20% तब हो गए जब आपका समय बिल्कुल बेकार जा रहा था। कोलगेट कर रहे हो उस समय आपका समय बेकार जा रहा था, भैंस को पानी पिला रहे हो बेकार समय जा रहा था, आप खाना बना रहे हो उस समय आपका टाइम खराब हो रहा था, झाड़ू निकाल रहे हो टाइम खराब हो रहा था। ऐसे करते करते 2-2, 5-5% करते आराम से 50% डेली के याद हो सकते हैं। एक महीने के कितने हो गए? 1500% हो गए। और 6 महीने के कितने हो गए? 15 से दिए, ये 6 महीना में एक करना जना क्यों ही नहीं कर रहा, जख मारिया जना, उस समय आसानी से याद कर सकते हो।
अरे कोई भी आप एक किताब लाते हो वस्तुनिष्ठ की, उसमें 15 अति आते 10,000%, तो आराम से उसी समय हो रही है जब आप कुछ नहीं कर रहे। आपके पढ़ाई के टाइम टेबल तो अलग है, आपका टाइम टेबल अलग है। अगर आप वैसे नहीं कर रहे, पढ़ाई के टाइम भी अगर सोचो ना कि मुझे ज्यादा याद नहीं करना, मुझे डेली का है ना 100% याद करने, इतने से भी एक बार सोच लो ना कि मुझे डेली के 100% याद करने से ज्यादा करने ही नहीं है, तो आप आसानी से कर सकते हो। 100 एक दिन के याद कर रहे हो, एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं, मतलब आप कितने % कर पा रहे हो? तो आप 3000% याद कर सकते हो एक महीने में। कई ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं 5-5 साल भी हो गए तैयारी करते हुए, आज भी वो तैयारी कर रहे हैं, 5 साल से लगे हुए हैं। सोचो एक साल के कितने % याद कर रहे हैं? भारतीय 36,000%। 36,000% अगर से 12 महीना में याद किया हो तो एग्जाम में तो 100 ही आना है। तो आप 36,000 करा जब हम 100% गुना सके। लेकिन वो ये है कि 100% है तो उनको याद ही करना है। यानी मैं ऑप्शन बताओ गुरु जी, ऑप्शन देख के बता दूं, या ऑप्शन देखने से बताओगे तो वहां एग्जाम में कुछ नहीं बता पाओगे। फिर 4% देखेंगे, यार 6 तो चेहरा मस हुई, एक जरूर चामस हुई। सही बात है, ये नहीं खोज की, एक जरूर है। तो मतलब इस टाइम को सदुपयोग लेना सीखो। जैसे नहीं, यहाँ काफी अच्छे बच्चे हैं। अधिकांश मैं देखता हूं कि जब क्लासें चेंज होती है तो अधिकांश मेरे को वहां मिलते हैं, इस अपने समाचार पत्र वाचनालय रूम में मिल जाते हो, और या तो उतार रहे होते हैं या याद कर रहे होते हैं या फोटो खींच रहे होते हैं उसकी। तो आप कर रहे हो मैनेजमेंट, लेकिन इस धीरे धीरे समय के मैनेजमेंट को और बढ़ाओ। और हर जगह जहां आपका समय खराब हो रहा है वहां कई बार ऐसे होते हैं अनावश्यक, जैसे आपने रूम ले रखा है, कई बार अनावश्यक मेरे जैसे होते हैं चाहे टाइम पास करे हो, तो वो आ जाता है, उस समय आप पढ़ नहीं पाओगे, गप्पे लड़ाओगे। इससे बढ़िया है कि उस समय वो काम करो जो आप बाद में करने वाले थे। जैसे हमारा खाना ही बनाना है कि यार मन तो खाना बनाना से, तो वो अपना टाइम खराब कर रहा है, उस समय अपन ने खाना बना लिया। सर वो तो रोज आएगा क्योंकि बना बनाया मिल जाएगा उसको, है। और एक स्पष्ट शब्दों में अगर आपका समय नष्ट हो रहा है ना, तो उन्हें स्पष्ट शब्दों में कह दिया करो, यार देखो मेरे घर वालों ने इतना ही मेरे को समय दिया है, 12 महीने या 6 महीने दिए, इतने तैयारी का टाइम है। अगर मैं ऐसे फालतू की बातें करके अगर समय खराब कर दूंगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होएगा और घर वाले मेरी पढ़ाई छुड़ा देंगे। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं, मेरे 1 साल का समय है, इस 1 साल के समय में मुझे तैयारी करनी है, और अगर नहीं हुआ तो भी मैं तेरे से बाद में बात कर लूंगा, और हो गया तो भी कर लूंगा। फिलहाल मैं क्षमा चाहूंगा, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। मेरे जैसे कई लोग होते हैं, चाल जिम में बाहर जिम्बा को नाम लेते हैं, छोड़ा जाए पढ़ाई जाए बाढ़ में। पहले ऐसा लगता है कि जैसे मानो उनको आगे जीवन में मिलेगा ही नहीं जीवने के लिए, ये सारी चीजें मिलेगी बाद में ज्यादा लोग बुलाएंगे आपको, जो देखे कहेंगे आना ही है, आप नहीं आओगे तो हमारे साथ ही नहीं होगी। तो समय का सही सदुपयोग। हाँ, लेकिन साथ में चीज का ध्यान रखना, जैसे प्रश्न वगैरह याद करते हो तो एकदम बिंदास तरीके से आपने टारगेट लिया, आपने टारगेट ले रखा है, साहब मुझे 100% याद करने हैं। जब 100% का टारगेट पूरा हो जाए तो पूरा एंजॉय करो भैया, आज का खुश रहना सीखो। ऐसे नहीं कि एकदम मुंडो सुझा रही है, एकदम खुशी खुशी। वो कहते हैं ना, कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, नेगेटिव सोचने लगते हैं, तो वो लोग सोचते हैं जो हंसमुख नहीं रहते। आपको हमेशा क्या रहना है, जब बात कर रहे हैं तो बस फिर तो लंबी लंबी फेंकनी है, उसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करनी है, हंसते हुए रहना है। इससे क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी नहीं आती, वरना अपन से ये क्या है, कभी भी उदास नहीं रहना है, खुशी खुशी। आप और कोई भी टॉपिक निर्धारित करते हो, जैसे आप कोई भी टॉपिक का रिवीजन करते हो, रिवीजन करने से पहले दिमाग सेट करो कि मुझे है ना उस पार्ट का रिवीजन करना है, थोड़ी सी देर में मैं जरूर याद कर लूंगा इसको, ज्यादा समय मेरे को लगेगा ही नहीं, मैं बहुत आसान तरीके से याद कर लूंगा। ये आप पहले से माइंड सेट करो। जब आप उस चैप्टर को याद करने बैठोगे तो कम समय में याद कर पाओगे उसको, और बहुत अच्छी तरीके से। आप सोच ही नहीं रहे हो, आधा घंटे देख रहे हो, यार क्या याद करूं, इसको भी नहीं करूं, इसको भी याद नहीं करूं। दिमाग में पहले सेट करो टारगेट। सुबह उठते ही पहला टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे इतने समय में पूरा काम कंप्लीट करना है,
इसलिए मैं छोटा छोटा इस चीज का बंटवारा, और कभी भी बड़ा चैप्टर एक साथ मत पढ़ो, उसको छोटे छोटे किस्तों में लो। किस्तों में लेने से क्या होता है, वो टारगेट कंप्लीट होता है, एक खुशी मिलती है, और खुशी के चक्कर में वो क्या रहता है, याद रहता है। टारगेट एकदम से बड़ा मत लो, इतना बड़ा मत लो कि पूरी रस्सी एकदम टाइट हो जाए तो टूटती है, फिर वो टाइम टेबल टूटता ही है। इतना टाइम टेबल रखो जो आसानी से आपका कंप्लीट हो सके, लेकिन वो नियमित होना चाहिए। डेली के आप भले 4 घंटे पढ़ रहे हो तो 4 घंटे डेली पढ़ना ही है। चाहे आपको जिम में जाना है तो भी 4 घंटे पढ़ना ही है। जिम के आगे मजबूरी थी जाना, आगे आने के बाद में, या आप और कोई काम करते हो, मानो कि ऐसे भी बेचारों को काम करना पड़ता है, तो काम करना पड़ता है तो वहां भी आप बैठ के पढ़िए, नियमित रखिए उसको, समय को बचाइए। और समय को देखो, आपको पता है इस पशु परिचर भर्ती में 17 लाख फॉर्म लगे, सभी मास्टर अच्छा पढ़ाते, सभी तैयारी कर रहे हैं, तो लगना तो लगभग 6,000 को ही है भाई। 17 में से 17 बाकी ये मान लो 16,94,000 तो फेल ही होंगे। तो आगे तो वो निकलेगा जो नए तरीके से नई नई चीजें एफर्ट अच्छी तरीके से दिमाग में लगाएगा। ज्यादा से ज्यादा याद करोगे तो ही सिलेक्शन होगा। फिर अपन उदास हो जाते हैं कि गुरुजी मैंने तो तैयारी तो अच्छी की थी, अभी मैं सुपरवाइजरों को देख रहा हूं वो डिमोटेड हुए घूम रहे हैं कि सर मैंने तैयारी तो अच्छी की थी, मेरे तो ना 70 से भी कम हो गए। तो कम हो गए तो आपने तैयारी अपने हिसाब से अच्छी की थी, लेकिन आपसे भी कोई थे जो और अच्छी कर रहे थे, इसलिए अपन रह गए। क्या इतना से राजस्थान है भाई? सुपरवाइजर में 2-2.5 लाख लोगों ने फॉर्म लगाया होगा, अपन गलतफहमी के शिकार हो गए कि अपन तैयारी कर रहे थे। नहीं, कई ऐसे हैं जो रात को भी लाइब्रेरी में पढ़े रहते हैं, या अपने घर पर रात को भी लाइट जला के पढ़ते रहते हैं। अपन से ज्यादा पढ़े होंगे वो, तभी उनके 80, 77 या 75% बन रहे हैं, और अपन उससे नीचे इसलिए आ गए क्योंकि अपन ने कहीं ना कहीं कंजूसाई की, उन जितना नहीं पढ़ पाए, वो और ज्यादा मेहनत की थी अपन से भी ज्यादा। अपन जिम में गए, 2 घंटे खराब करके आए, तो हो सकता है 2 घंटे में उस बंदे ने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था और उसमें 2% आ गए, 2 आते ही वो आगे निकल गए, अपन पीछे रह गए। तो समय तो उतना ही है, उसी समय में सारा काम करना होता है अपन को। तो सबसे बड़ी चीज होती है समय का मैनेजमेंट। अगर अपन ने करना सीख लिया ना तो सारी चीजें आसान हो जाएगी। और एक अपनी कमजोरी पहचानो। कई तो कमजोरी छुपाते हैं। मैंने तो कल परसों भी कहा था, टेस्ट में जैसे वो कर रहे हैं सारी तैयारी, जनरल साइंस जैसी कोई एग्जाम है कि जैसे जनरल साइंस नहीं आती, फिर वो लड़के या लड़की टेस्ट को छोड़ रहे हैं जनरल साइंस को। इसका मतलब यह है कि वो इस बात से डर रहे हैं कि कहीं मैंने जनरल साइंस का दिया और 20 में से अगर 5 ही आए तो सर को पता चल जाएगा और ये टेकल करेंगे भाई कम कैसे आ रहे हैं तेरे नंबर। तो अपनी कमजोरी को पहचानो, कमजोरी कहां है। मानो भयंकर सर्दी होती और मेरे को लगता है यार सील लाग रहे थे, मैं एक और पहन लूं फिर भी सी लाग रहे थे, एक और पहन लिया फिर भी सी लग रहा है। अरे तो इसको बंद करना ही चैन को, चले कमजोरी तो चैन है और तू ऊपर पीछे वजन डाले जा रहा है। आपकी तैयारी एक सब्जेक्ट में अच्छी है, दूसरी एकदम वीक है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। आप ध्यान दे रहे हो जिसमें अच्छी है, जिसमें मजा आता है पढ़ने में, केवल उसी को पढ़ रहे हो, तब वो सिलेक्शन से वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए अपनी अपनी कमजोरियों को पहचानो कि करंट में कमजोरी है, कि राजस्थान में कमजोरी है, या एनिमल वाले पोर्शन में है, या मैथ में कमजोरी है, या साइंस में कमजोरी है। जिस सब्जेक्ट में कमजोरी है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दो। जिस सब्जेक्ट को पढ़ने से ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है इसका मतलब आप ज्यादा कमजोर हो। जिसमें ज्यादा मजा आ रहा है इसका मतलब आप उसमें अच्छे हो चुके हो। और मैंने पूरे जो टेस्ट लगे हैं उनकी लिस्ट वहां लगा रखी है, प्लस एक लिस्ट मेरे पास भी मैं सेव रख रहा हूं कि आप लोग कौन हो जो उतार चढ़ाव में, जब भी फ्री होता हूं तो उस लिस्ट को देखता रहता हूं कि यार कौन सा स्टूडेंट है जो बेस्ट है कर रहा है, कौन सा है कमजोर कर रहा है। तो उस चीज की तरफ भी मैं ध्यान देता हूं। लेकिन आप उसको टाइम बढ़ाओ। मैं कहीं को वहां बुलाता भी, ऑफिस में बुला करके उनको कहता भी हूं थोड़ा सा इस सब्जेक्ट की तरफ विशेष ध्यान दे, ज्यादा टाइम दो। तो कोशिश करो कि बेस्ट से बेस्ट हो। और हमेशा मैं एक बात कहता हूं, जो आपके माँ बाप चाहते हैं ना आपसे, वही हमेशा मैं चाहता हूं। आपके माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा या बच्ची अच्छा कार्य करे, और मैं भी चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट जितने पढ़ते हैं वो अच्छा कार्य करे, सफलता। अगर आप जीवन में सफल हो गए ना तो सबसे ज्यादा फायदा माँ बाप से पहले आपका है, क्योंकि माँ बाप तो 4-5 साल 10 साल सुख ले लेंगे, सुख तो आपको ही लेना है। हमें भी
देखो सबसे पहले फायदा होगा आप खुद को, फिर आपके माँ बाप को, तीसरे स्थान पर हमें भी फायदा होगा, क्योंकि हमारा भी नाम होता है। हमें भी स्टूडेंट मिलता है ना, कहता है कि सर आपके पास पढ़ा था और मैं लग गया था, तुम्हें बहुत खुशी होती है। कई बार मैं कहता हूँ मजाक में कि ओम जी की बर्फी लगेगी। आप कभी मिठाई ला रहे तो देखना मुश्किल से आधी पीस भी नहीं खाते, एक कोना तोड़ खाते हैं, लेकिन वो आपकी जो मिठाई होती है ना लगने के बाद में जो खुश होकर के लाते हो, उसका खाने का ही मजा और है। वरना कोई महंगी थोड़ी 420 की आती है, मैं महीने में 1-2 बार ले जाता हूं, लेकिन वो उसमें उतना आनंद नहीं आता जितना आप लगने के बाद में जो मिठाई लाते हो और आपके चेहरे की चमक होती है ना, वो चमक को देखकर अच्छी लगती है हमें। आप जिस दिन नौकरी लगोगे उस दिन आपकी आंखों में आंसू आएंगे। और कभी भी अपनी माँ या पिता से आंखें मिला करके कहो कि आप हमसे क्या चाहते हो हमें बताओ, उनसे पूछ के देखना, अंत में एक ही बात निकल गया कि बेटा मैं चाहूं तो नौकरी लग जाए या बेटी नौकरी लग जाए तो तेरा पगमल खड़ा हो जाए। उसके लिए आपके माँ बाप आपको पैसा देने के लिए तैयार है। मैंने 7,000 के लिए कहा, आपके घर वालों ने 7,000 दे दिया है, तो उनका फर्ज वहीं तक था। अब फर्ज मेरा और आपका शुरू होता है। आपकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान आपका है। ध्यान रखना, आप अगर सफल होते हो ना तो 90% जो योगदान है वो विद्यार्थी का ही होता है और 9% होता है शिक्षक का योगदान होता है। हमारा केवल 9 ही है, क्योंकि हम आपको पढ़ा सकते हैं, सीखना याद करना एग्जाम देना तो आप है, और बच गया 1%, उसे कहते हैं भाग्य। तो बाकी 99% तो आपके पास 1% ही भाग्य है, जिसको अपन भाग्य, डेस्टिनी, लक जो भी आप कहते हो, वो 1% है। तो आपने अगर आपका काम सबसे ज्यादा आप ही को करना है। हम मास्टरों को तो कितने सारे मास्टर मिलकर के है ना 9% काम कर रहे हैं भाई, कम से कम 5 स्टाफ लग रहा है, वो 5 स्टाफ मिलकर के 9% काम कर रहा, आपको अकेले 90% काम करना है। इसलिए आपको ही किताबों को ज्यादा समय देना है। तो जितना ज्यादा समय दोगे उतना ही आप में ऑटोमेटिक निखार आएगा। जब रिजल्ट मैं सुनाता हूं या वहां लगाता हूं, उसके बाद में देख करके एनालिसिस किया करो कि मुझे कहां कमजोरी है, कहां सुधार करने की आवश्यकता है, और जितना ज्यादा सुधार करोगे उतनी बेस्ट आप कर पाओगे। अब जो टेस्ट होने वाला है 29 फरवरी को होने वाला है, तो उसके लिए मैंने पहले से बता दिया है कि कंप्लीट में से आएगा तो आप अब से दौरान करना। ऐसे नहीं डरो मत कि उस दिन आओ ही नहीं, आपको केवल उस दिन एग्जाम देने आना, एग्जाम के हिसाब से आना, आकर के उसे बंदास दो ताकि आपकी गलतियां आपको पता चले, उससे सीखो और सुधार करो। भाई एक बारी गलती कर दी तो दोबारा थोड़ी करोगे गलतियां, भाई गलती से सीखना जरूरी है। ठीक है, तो समय क्या हुआ है?